वेलकम टू केमिस्ट्री प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2। इससे पहले हमने कुछ 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो आज 6th प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। 6th फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एल्कली मेटल्स जो रहते हैं ये सॉफ्ट रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। ये सॉफ्ट मेटल्स रहते हैं, इनको हीट जो लगती है मेल्ट होने के लिए या बॉयल होने के लिए वो कम लगती है, यानी ये लो टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं और इनका साइज भी बड़ा रहता है, और आपस में बड़ा साइज होने की वजह से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो है वो कम रहती है। तो इसका मतलब जहां पे साइज ज्यादा होगा वहां पे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो अगर हम एल्कली मेटल्स में आपस में देखेंगे तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है एल्कली मेटल्स का, है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का होगा, इस तरह से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। सीसियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कम होगी इसमें। इसके बाद में जो प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वो है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब रहता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम रो से दिखाते हैं। देखो, डेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगा एटॉमिक मास पे और एटॉमिक वॉल्यूम पे। इसका वॉल्यूम कितना, या साइज में बोल सकता हूँ सिंपली, क्योंकि साइज से पता चल जाता है वॉल्यूम क्या होगा। एल्कली मेटल्स में वैसे भी साइज बड़े रहते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी जो डेंसिटी है बाकियों के कंपैरिजन में कम रहती है। लेकिन आपस में अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक मास इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो दोनों चीजें इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक मास एज वेल एज वॉल्यूम। लेकिन एटॉमिक मास जो है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज होता है। तो मैं ये कहूंगा कि एटॉमिक मास प्रिडोमिनेट्स या डोमिनेट्स, या मैं बोलूंगा कि एटॉमिक मास जीत जाता है। तो मैं बोलूंगा कि डाउन द ग्रुप जो है मास बाय वॉल्यूम इंक्रीज होता है, या मैं बोलूंगा डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्लियर? डाउन द ग्रुप, क्योंकि मास जीत जाता है, एटॉमिक मास डोमिनेट कर देता है। अब अगर एटॉमिक मास डोमिनेट करता है डाउन द ग्रुप, तो मैं ये कह सकता हूं कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि लिथियम से ज्यादा सोडियम की होनी चाहिए थी, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो सबसे कम डेंसिटी लिथियम की, उसके बाद में मैंने लिखा है पोटेशियम, फिर सोडियम, इन दोनों को यहाँ पे शफल किया, उसके बाद रुबिडियम, फिर सीसियम। सिर्फ यहाँ पे चेंज लाइए, पोटेशियम को यहाँ से यहाँ लाया। इसका रीजन है क्योंकि पोटेशियम की जो डेंसिटी रहती है वो सोडियम से कम रहती है, या मैं बोलूंगा कि सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा रहती है। पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो एक्सेप्शनली लो क्यों है? इसका एक रीजन है, क्योंकि जब हम पीरियडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ना, पीरियड्स इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम सेकंड पीरियड का है, हाइड्रोजन पहले का, लिथियम सेकंड, फिर सोडियम थर्ड का, और पोटेशियम आता है 4th पीरियड में। तो इसके हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सपोज इसके इलेक्ट्रॉन्स है 11, एटॉमिक नंबर 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके बाद में यहाँ पे जो भी है उसको छोड़ दो, वो हो गया बाहर। तो सोडियम का साइज यहाँ से यहाँ तक होगा, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पोटेशियम का साइज दिखाता हूं मैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, यानी 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 3d, क्योंकि थर्ड शेल है। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स रहते हैं, s सब शेल, p सब शेल और d सब शेल। उसके बाद में आएगा 4th शेल। लेकिन पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ 19 है, तो इसमें जो थर्ड शेल में d सब शेल है वो एम्प्टी रहता है। इस एम्प्टी d सब शेल की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम मास के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ता है।
तो मैं बोलूँगा इसका साइज ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सोडियम। वो तो ऑलरेडी साइज ज़्यादा है, मास भी इसका ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ जाता है देन मास। तो इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है सोडियम से, ये बात याद रखना। तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम रहती है। अब इसके बाद में और एक पॉइंट आता है, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एटमाइजेशन क्या होता है। एटमाइजेशन का मतलब रहता है कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स या इंडिविजुअल मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक मेटल है, वो सॉलिड है, उसको मैं हीट दे रहा हूँ। हीट देने से उसके मेटल्स जो है ना वो अलग अलग गैसियस एटम्स बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे सॉलिड मेटल, ये सॉलिड है, ये अलग अलग गैसियस एटम्स हैं। इसको मैं कह सकता हूँ एटमाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू इंडिविजुअल एटम्स, इट इज कॉल्ड एटमाइजेशन। और इसके लिए जो हीट लगती है, इसको हीट जो लगती है इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसको मैं कहूँगा कि ये है हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्या है ये? हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे, मेटल्स में जो साइज है वो बढ़ जाता है, इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस हैं वो कम हो जाते हैं, है ना, जब हम लिथियम से सीसियम की तरफ जाते हैं, इसलिए उनमें हीट कम लगती है टू एटमाइज देम, टू सेपरेट देम। तो मैं ये कह सकता हूँ जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, यानी हीट रिक्वायर्ड टू एटमाइज या कन्वर्ट मेटल इनटू इट्स इंडिविजुअल एटम्स, वो डिक्रीज होगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ हीट ऑफ एटमाइजेशन लिथियम में सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम में, फिर पोटेशियम में, फिर रुबिडियम में, फिर सीसियम में। तो डाउन द ग्रुप हीट ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज होता है। इसके बाद में आती है बारी हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या रहता है। देखो, हाइड्रेशन का मतलब रहता है इंटरेक्शन ऑफ एन आयन विद वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर मैं इसको हाइड्रेशन, वाटर के बदले में कोई भी सॉल्वेंट ले लूँ, जनरल सॉल्वेंट, तो तब मैं इसको कह सकता हूँ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन या सॉल्वेशन का मतलब रहता है इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट विद सॉल्वेंट या इंटरेक्शन ऑफ आयन विद सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। और अगर मैं सॉल्वेंट वाटर ले लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद आयन या इंटरेक्शन ऑफ आयन विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और देखो, सपोज मेरे पास में एक आयन है, ये पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन, गैसियस आयन। अगर मैं इसको वाटर में डाल दूं या इसके ऊपर वाटर डाल दूं तो ये वाटर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ चिपकेगा और ये बनाएगा गैसियस आयन से एक्वस आयन, यानी आयन डिजॉल्व्ड इन वाटर। प्लस यहाँ से कुछ एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। अभी हीट क्यों निकलेगी ये भी बताऊंगा मैं, और कितनी निकलेगी ये भी बताऊंगा। देखो, जब भी हम कोई आयन लेंगे, सपोज पॉजिटिव आयन और या नेगेटिव आयन, इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर जो रहता है, वाटर खुद पोलर रहता है, इसके पास में ऑक्सीजन जो रहता है वो रहता है नेगेटिव पोल और हाइड्रोजन रहता है एज पॉजिटिव पोल, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब अगर पॉजिटिव आयन है तो वाटर का नेगेटिव पोल पॉजिटिव आयन की तरफ इंटरेक्ट होगा, यानी अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे इसमें इंटरेक्शन होगी, तो यहाँ पे एक वीक बॉन्डिंग होगी जिसे हम कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये बात याद रखना। और यही एनर्जी जो है ना, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर हमारे पास में नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन का क्या होगा। नेगेटिव आयन, इसका चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का पॉजिटिव पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन होगी, जिसे मैं कहूँगा आयन डायपोल इंटरेक्शन, वीक बॉन्डिंग होगी। तो वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगी, चाहे कोई भी आयन हो। अब अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करेंगे, एल्कली मेटल्स पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं एल्कली मेटल्स? जब भी हम लेते हैं तो एल्कली मेटल्स में देखो, हाइड्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। हाइड्रेशन के लिए सबसे पहले मेटल का सब्लिमेशन हो जाता है।
मेटल हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस कन्वर्ट। ठीक है, सॉलिड से गैस, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। उसके बाद में गैस में आयोनाइजेशन होगी, आयोनाइजेशन के बाद में हाइड्रेशन होती है। तो ये माना जाता है कि हाइड्रेशन के लिए ये प्रोसेसेस लगते हैं। ठीक है, अब इन जनरल में मैंने कहा कि हाइड्रेशन के बदले में हम सॉल्वेशन भी लिख सकते हैं ना। अब जो हाइड्रेशन होगा इस आयन का, वो डिपेंड करेगा इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है। सो हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और जितना साइज ज्यादा होगा उतना हाइड्रेशन कम होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी, है ना। तो मैं चार्ज डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, चार्ज बाय रेडियस। ठीक है, चार्ज बाय रेडियस, या चार्ज बाय वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ मैं। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, जितना चार्ज आयन पे ज्यादा होगा उतना वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, है ना। जितना चार्ज होगा, सपोज ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे, कम चार्ज डेंसिटी है तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे। क्लियर। इसीलिए मैंने कहा कि हाइड्रेशन वहां पे ज्यादा होती है जहां पे चार्ज ज्यादा होता है और साइज कम होता है, यानी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। अब अल्कली मेटल्स में हर एक में एक ही चार्ज है, तो वहां पे अब हाइड्रेशन जो वो डिपेंड करेगा साइज पे, यानी जिसका साइज बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन कम होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि लिथियम का जो साइज है वो छोटा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, यानी मैं बोलूंगा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन यहां पे ज्यादा होगी, या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यहां पे ज्यादा होगा। सीसियम का साइज सबसे बड़ा है, इसमें हाइड्रेशन सबसे कम होगी। तो जितना साइज आयन का ज्यादा होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन कम होगी। क्लियर। अब देखो, अब सपोज मैंने लिथियम आयन लिया, इसका साइज इतना है आयोनिक साइज, और सीसियम का साइज इतना है सपोज, तो दोनों का हाइड्रेशन होगा, लेकिन लिथियम का हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका साइज छोटा है, और सीसियम का जो हाइड्रेशन है वो कम होगा क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी बड़ा है आयोनिक साइज जो है, आयोनिक साइज इसका बड़ा है, इसलिए इसमें हाइड्रेशन कम होगी। अब अगर मैं हाइड्रेशन के बाद में इसका साइज देखूंगा, लिथियम पहले इतना छोटा था लेकिन इसने ज्यादा कपड़े पहने तो ये ज्यादा मोटा हो गया, तो इसका हाइड्रेटेड साइज बढ़ गया। सीसियम पहले मोटा था लेकिन इसने लिथियम के कंपैरिजन में कम वाटर के कपड़े पहने, इन्हें कम वाटर मॉलिक्यूल्स को लपेटा, या मैं बोलूँगा कम हाइड्रेशन हुई इसमें, तो इसका साइज लिथियम के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा। हालांकि पहले ओरिजिनल साइज इसका बड़ा है लेकिन हाइड्रेशन के बाद में इसका साइज छोटा हो जाएगा। 10, अगर आयोनिक साइज छोटा है तो हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाता है। अब अगर हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो गया, सपोज हमने लिथियम आयन को भी वाटर में डाला और सीसियम आयन को भी वाटर में डाला, लिथियम आयन वाटर में बहुत बड़ा हो जाएगा जबकि सीसियम आयन उतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब मैं अगर पूछूं वाटर में जल्दी कौन चलेगा, तेज कौन चलेगा, तो आप बोलेंगे जो छोटा होगा, लेकिन हाइड्रेटेड छोटा। तो हाइड्रेटेड छोटा क्योंकि वाटर में हाइड्रेशन जरूर होगा, तो हाइड्रेटेड छोटा सीसियम है, हाइड्रेटेड छोटा सीसियम है। और लिथियम जो है इसका हाइड्रेटेड साइज ज्यादा है, इसलिए कम स्पीड से चलेगा। ठीक है, ये ज्यादा चलेगा, ये कम स्पीड से चलेगा। अब इनकी जो स्पीड है ना, इससे हम ये भी बता सकते हैं कि किसकी कंडक्टिविटी कम होगी, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब मैं और एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज कंडक्टिविटी एंड आयोनिक मोबाइलिटी। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज हमने एक जार लिया, उसमें हमने आयोनिक सोल्यूशन डाल दिया और 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आयोन्स जो रहते हैं इन आयोनिक सोल्यूशन, सपोज सोडियम क्लोराइड, उसमें से जब हम करंट पास कराएंगे तो पॉजिटिव आयोन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते हैं और नेगेटिव आयोन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होते हैं। और इन आयोन्स की मूवमेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो ना इसके थ्रू फ्लो होती है और ये कंडक्टर बन जाता है। क्लियर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कितना कंडक्ट करेगा और यानी कंडक्टिविटी कितनी होगी,
वो डिपेंड करेगा आयोन्स नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ आयोन्स, और उन आयोन्स की मोबाइलिटी यानी उनकी स्पीड कितनी है। सपोज हमने सीशियम क्लोराइड एक जार में लिया और दूसरी जार में हमने लिया लिथियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से किसके आयन्स फास्ट चलेंगे और कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसके लिए मैं सिंपल सा आंसर है, जिसका साइज बड़ा होगा वो स्लो चलेगा, जिसका साइज छोटा है वो फास्ट चलेगा। अगर दोनों के आयन्स बराबर बराबर हैं तो मैं बोलूँगा सीशियम के आयन्स तेज़ चलेंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जबकि लिथियम जो है इसके आयन्स स्लो चलेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, है ना, क्योंकि इसकी सीशियम की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, और सीशियम का हाइड्रेटेड आयन छोटा रहता है जबकि लिथियम का हाइड्रेटेड आयन बड़ा रहता है। अब मैं अगर हाइड्रेटेड साइज की बात करूंगा इन जनरल तो सबसे ज़्यादा लिथियम का होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीशियम। हाइड्रेटेड साइज कब ज़्यादा होगा? जब आयोनिक साइज छोटा होगा, ये हमने इससे पहले भी कहा। और अगर हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो गया तो आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, आयोनिक मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन आयन्स की आयोनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के बारे में आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूंगा कि कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। आप बोलेंगे सबसे कम कंडक्टिविटी लिथियम की होगी, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीशियम, है ना, क्योंकि वाटर में जाने के बाद में इनकी हाइड्रेशन हो जाती है और छोटे आयन्स बड़े बन जाते हैं और बड़े आयन्स छोटे बन जाते हैं, और बड़े आयन्स की जो मोबिलिटी कम रहती है इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी भी कम रहती है ना, बड़े हाइड्रेट आयन्स की। तो जो छोटा था ओरिजिनली वो बड़ा हो जाएगा वहाँ पे वाटर में, और जो बड़ा हो जाएगा वाटर में उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।